हेलो दोस्तों, मैं हूं सी रेमन मोहम्मनी और आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। टाटा स्टील नाम से ही पता चल रहा है कि ये टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है, टाटा स्टील। और ये कंपनी का सेटअप हुआ था 1907 में और ये एशिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है। इंटीग्रेटेड का मतलब कि ये माइनिंग से लेके प्रोसेसिंग और फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने तक पूरा प्रोसेस ये कंपनी करता है। और 1907 से ये कंपनी है, मतलब 100 से भी ज्यादा साल ये कंपनी को ऑलरेडी हो चुके हैं। आइए समझते हैं कि माइनिंग से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स तक का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला होता है माइनिंग। तो कंपनी बताया हुआ है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टोटल माइनिंग उन्होंने की थी 44.11 मिलियन टन्स का। अभी मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख और ये बात हो रही है 44.11 मिलियन टन्स की। ठीक है। सेकंड आता है प्रोसेस रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल जो प्रोसेस होता है वो ये कंपनी करता है 65 मिलियन टन्स। अभी पहले वाले में 44 था, अभी 65 कर रहा है, तो बाकी का जो डिफरेंस है वो कंपनी बाहर से परचेस करती है। थर्ड होता है आयन मेकिंग, मतलब ये जो माइनिंग होता है उसके बाद में उससे आयन बनता है और ये आयन का प्रोडक्शन होता है 30.65 मिलियन टन्स। हमने सेकेंड पार्ट में देखा था कि ये जो प्रोसेसिंग हुआ था उसके अंदर अराउंड 65 मिलियन टन्स हुए थे और आयन का 30 मिलियन टन हो रहा है। तो उस बीच में कुछ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, या कि आप जिसको वेस्ट भी बोल सकते हो, जो कंपनी मार्केट में बेच देती है, जिससे कंपनी को 10,328 करोड़ का सेल वो बाय प्रोडक्ट बेच के भी कंपनी को रेवेन्यू मिलता है। फोर्थ आता है स्टील। तो स्टील बनाते अलग अलग टाइप के, वो कितना बनता है 28.79 मिलियन टन्स। फिफ्थ आता है एक्चुअल जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं या एनरिच प्रोडक्ट्स जो होते हैं स्टील के अलग अलग तरह के, वो कंपनी बनाती है 11.96 मिलियन टन्स। कंपनी के कितने प्रोसेसिंग सेंटर्स है? ये एसपीसी का मतलब होता है स्टील प्रोसेसिंग सेंटर, वो कंपनी के पास 40 है। 40 स्टील प्रोसेसिंग सेंटर्स कंपनी के पास है। और लास्ट में कंपनी बताया हुआ है कि उनका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन स्कोर कितना है, तो वो कंपनी ने दिया हुआ है इट इज 83.8 जो स्कोर आता है आउट ऑफ 100। अभी कंपनी का दूसरा डेटा देख लेते हैं। कंपनी के पास 21 स्टॉक यार्ड्स है। स्टील प्रोसेसिंग सेंटर्स हमने अभी देखा, वो 40 है। कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटर्स है कितने? 285। डीलर्स कितने हैं? 15,422। हब्स कितने हैं? 5। स्टील के जो प्लांट्स होते हैं उसको ही हब्स बोलते हैं। तो ये 5 हब्स है कंपनी के पास। आइए पांचों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला और सबसे पुराना जो कंपनी का प्लांट है वो है जमशेदपुर में। 100 से भी ज्यादा सालों से ये प्लांट चल रहा है और उसी लोकेशन पे है। उसके अंदर 11 मिलियन टन्स पर एनम का उसका कैपेसिटी है। तो सेकंड है कलिंगा नगर, जो कि स्टार्ट हुआ था 2016 के अंदर और ये अभी इसका कैपेसिटी है 3 मिलियन टन्स पर एनम और इसको एक्सपैंड करके कंपनी इसका कैपेसिटी इंक्रीज करके 8 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी करने वाले हैं। थर्ड आता है मेरामंडली। आई एम सॉरी अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। मेरामंडली, जिसका कैपेसिटी है 5.6 मिलियन टन्स पर एनम। और अगेन कलिंगानगर, NINL लिखा हुआ है यहां पे। NINL का फुल फॉर्म है नीलाचंद इस्पात निगम लिमिटेड। इसको टाटा स्टील ने एक्वायर किया था जुलाई 2022 के अंदर। ओडिशा के अंदर ये प्लांट है जिसका कैपेसिटी है 1 मिलियन टन्स पर एनम। फिर हम बात करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर भी, यूके के अंदर भी
इनका प्लांट है जिसका कैपेसिटी है 5 मिलियन टन्स पर एनम। नीदरलैंड्स के अंदर भी टाटा स्टील का प्लांट है जिसका कैपेसिटी है 7 मिलियन टन्स पर एनम। थाईलैंड के अंदर भी इनका प्लांट है, थाईलैंड के अंदर भी प्लांट है जिसका कैपेसिटी है 1.7 मिलियन टन्स पर एनम। भी यूरोप के अंदर भी कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी बिकते हैं, टाटा स्टील के काफी प्रोडक्ट्स यूरोप के अंदर भी बिकते हैं। तो उसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या क्या है, सप्लायर फॉर लीडिंग ऑटो ओईएम्स। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। गाड़ियों के अंदर काफी सारी जगह पे स्टील का रिक्वायरमेंट होता है, वो टाटा स्टील प्रोवाइड करती है। एनर्जी एंड मोबिलिटी के अंदर भी यूरोप के अंदर काफी सारी जगह पे टाटा स्टील का प्रोडक्ट्स बिकता है। और थर्ड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी, जहां पे बहुत सारी जगह पे स्टील्स का रिक्वायरमेंट होता है, वो टाटा स्टील के द्वारा बेचा जाता है। कंपनी ने 100 से भी ज्यादा न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप किए हुए हैं, 150 से ज्यादा पेटेंट्स है उनके पास। और वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, उसके अंदर भी टाटा स्टील के फाइबर रीइंफोर्समेंट कंपोजिट्स गए हुए हैं। कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में ये बोला हुआ था कि 100 से ज्यादा ट्रांसजेंडर इनकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। फिर ये सारे प्रोडक्ट्स है, जो ब्लू में है वो ब्रांड्स है, और ये जो ग्रीन शेड्स में है वो कंपनी के प्रोडक्ट्स है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, मतलब टाटा स्टील के जो प्रोडक्ट्स है, वो ऑटोमोटिव्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर काफी सारी जगह पे यूज होते हैं। यहां पे प्रोडक्ट्स का नाम लिखा हुआ है। मैं क्योंकि ये फील्ड का नहीं हूं तो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, बट आप लोग अगर आपके जान पहचान वाला कोई रहेगा तो आप ये प्रोडक्ट्स पढ़ के समझ सकते हो कि ये एग्जैक्टली क्या होगा। मैं खाली आपको इतना बता सकता हूँ, ये B2B सेक्टर जो होता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस के अंदर उनके ऑटोमोटिव्स और एंसिलरीज, मतलब गाड़ी बनाने के लिए और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके अंदर उनका प्रोडक्ट बिकता है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आपको सबको पता ही है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर काफी सारी जगह पे स्टील का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके लिए भी कंपनी स्टील बेचती है। और कंस्ट्रक्शन रिटेल, B2C मतलब हो गया बिजनेस टू कस्टमर्स। तो रिटेल के अंदर भी जहां पे भी स्टील का रिक्वायरमेंट होता है घर मकान बनाने के लिए, या फिर छोटी छोटी जो दूसरी चीजें होती है जिसके लिए रॉड्स वगैरह लगते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ वायर रॉड्स, हाई एंडेड बिलेट्स, ट्यूब्स, वो सारी चीजों का प्रोडक्शन, वो सारी चीजों का प्रोडक्शन टाटा स्टील करती है। फिर दूसरा डाउनस्ट्रीम B2C, स्टील सेल्स टू फर्नीचर, अप्लायंसेज एक्सेट्रा। तो फर्नीचर और दूसरे अप्लायंसेज बनाने के लिए भी जो स्टील चाहिए रहता है वो भी कंपनी बेचती है। पैकिंग के लिए भी जो स्टील चाहिए रहता है वो भी कंपनी बेचती है। ड्रम्स और बैरल्स बनाने के लिए या दूसरी ये सब चीजें जो लिखी हुई है उसके लिए। और दूसरा काफी सारी जगह पे, मतलब ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात हुई है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग के अंदर पैकिंग, ट्रेड एंड कमर्शियल, इंजीनियरिंग गुड्स, एनर्जी, तो काफी सारी जगह पे स्टील का रिक्वायरमेंट जहां जहां पे भी है, ऑलमोस्ट सारी जगह पे टाटा स्टील के प्रोडक्ट्स जाते हैं। और ये टाटा स्टील जो है वो मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर। अभी हम लास्ट 3 साल का ये देख लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हुआ है। तो डोमेस्टिक जो डिलीवरीज है, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स बिकता है उसके अंदर 11% का ग्रोथ हुआ है। आप ये सारी अलग अलग चीजें देख सकते हो, ऑटो एंड एंसिलरीज, रिटेल, इंडिविजुअल हाउस बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग गुड्स, एनर्जी, पैकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ट्रेड एंड कमर्शियल, तो सब जगह ये ग्रोथ दिख ही रहा है आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सब्सिडरीज की। तो कंपनी की काफी सारी सब्सिडरीज है। 23 का जो एनुअल रिपोर्ट आया हुआ है उसके अंदर ये बताया हुआ है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ये सारी जो कंपनीज है इंडिया के अंदर है। सिंगापुर के अंदर जो कंपनी थी वो अभी नहीं है, ठीक है, इसलिए इधर ब्लैंक हो गया है। और बाकी सब ये परसेंटेज दिए हुए हैं कि टाटा स्टील का कितना % स्टेक ये कंपनीज के अंदर है। तो ये 14 आपको ये लिस्ट में दिख रही है।
और नेक्स्ट अगेन ये 28 कंपनीज है, सब्सिडरीज है टाटा स्टील की। ये टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड तो लिस्टेड भी है, आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हो, जिसके अंदर 74.91% स्टेक टाटा स्टील का ही है। ये एसोसिएट कंपनीज और जॉइंट वेंचर कंपनीज भी बहुत सारी है, 9 एसोसिएट कंपनीज है और 6 जॉइंट वेंचर्स है। आगे चलते हैं, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो 33.9% स्टेक प्रमोटर्स के पास है, 8.94% स्टेक म्यूचुअल फंड्स के पास है, एफआईआईस के पास में 20.28% स्टेक है, पब्लिक के पास 23.97% स्टेक है और उसके अलावा जो बचा कुचा है वो अदर्स 12.9% स्टेक है। प्रमोटर्स में मेजर प्रमोटर हम सबको पता है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके पास 32.4% स्टेक है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, उनके पास 1.2% स्टेक है कंपनी का। एलआईसी के पास में 6.4% स्टेक है कंपनी का। एसबीआई के जो काफी सारे म्यूचुअल फंड्स है उसके पास 2.9% स्टेक है कंपनी का। एनपीएस के पास 1.3% स्टेक है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.1% स्टेक है। यूटीआई के पास में 1% स्टेक है। अब ये ट्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग। 14 मार्च 2022 को भी 33.92% स्टेक था और आज 33.9% स्टेक है, तो मोर और लेस सेम ही है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस का मार्च 22 के अंदर 22.74% स्टेक था, जो कि धीरे 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 कम होकर अभी 20.28% स्टेक है। तो बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं है, 2% के आसपास का ड्रॉप है। म्यूचुअल फंड्स या डीआईएस की बात करें, मार्च 2022 के अंदर 9.88% स्टेक था, जो कि कम हो गया था सितंबर के अंदर 7.31, फिर वापस से बढ़ के हो गया 8.94%। ठीक है, तो उसमें भी अराउंड 1% का ड्रॉप दिखा हुआ है लास्ट 1-1.5 साल में। अब बात कर लेते हैं कंपनी का इनकम स्टेटमेंट का। तो लास्ट 5 साल का हम डेटा चेक कर लेंगे, मार्च 2019 से लेके मार्च 2023 तक का। ये सारे फिगर्स जो है करोड़ में है। मार्च 2019 के अंदर कंपनी का सेल्स था 157,669 करोड़। मार्च 20 वाले ईयर के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, यानी फिर से बढ़ गया था 156,477 करोड़। और मार्च 2022 के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ था, 243,959 करोड़ हो गया था सेल्स। और मार्च 23 के अंदर ऑलमोस्ट स्टेबल ही है, 22 से 23 के अंदर 243,353। बट अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो यहां पे 19% था, फिर 12% हुआ बिकॉज ऑफ कोविड 2020 के अंदर ऑफकोर्स, फिर वापस बढ़ के 19% हुआ। मार्च 22 के अंदर 26% हुआ, फिर वापस से मार्च 2023 के अंदर ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, मतलब 26% से सीधा 13% पे आ गया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की अगर हम बात करें, यहां पे था 7,660, फिर 7,581, 7,607, 5,462 था मार्च 2022 में। फिर ये मार्च 2023 में रिसेंट ईयर जो गया हुआ था उसके अंदर वापस से थोड़ा बड़ा था, 6,299 करोड़ ये हो गया था इंटरेस्ट एक्सपेंस। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2019 के अंदर प्रॉफिट था कंपनी का 9122, मार्च 20 के अंदर प्रॉफिट था 1172। दिस इज ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ कोविड, इतना बड़ा ड्रॉप था प्रॉफिट के अंदर। 21 के अंदर 8190, मार्च 22 के अंदर 41,749, ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। एंड अगेन लास्ट जो ईयर गया मार्च 2023, उसके अंदर 8075 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो अगर आप 5 साल पुराना प्रॉफिट देखेंगे विच वॉज 9122 करोड़, और अभी मार्च 2023 का ईयर देखेंगे जिसमें प्रॉफिट था 8075, तो मेरे हिसाब से तो ये 5 सालों के अंदर यहां पे ग्रोथ हुआ था, बट स्टिल मार्च 23 के अंदर ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले तो आप 9,000 करोड़ कमा रहे थे और अभी 8,000 करोड़ के आसपास ही है, मतलब 1,000 करोड़ का फिर भी ड्रॉप है।
और अगर आप ध्यान से इंटरेस्ट एक्सपेंस देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अभी हो रहा है 8075 करोड़ का, बट कंपनी का एक्सपेंस जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस वो 6000 करोड़ का है। मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है ऑलमोस्ट या उससे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट में भी पे कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ही ज्यादा है कंपनी का। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 9000 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने 7660 का इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया था। यहाँ पे 1172 का प्रॉफिट था, उसके सामने 7581 का इंटरेस्ट पे किया था कंपनी ने। यहाँ पे 8190 का प्रॉफिट था, उसके सामने 7607 का इंटरेस्ट पे किया था। यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, बट अगेन आप 2023 देखेंगे तो 8075 का प्रॉफिट था, उसके सामने इंटरेस्ट पे किया था 6299। चलिए क्वार्टरली फिगर्स भी देख लेते हैं। लास्ट 5 क्वार्टर्स का हम बात करेंगे जून 2022 से जून 2023 तक। तो सेल्स हुआ था क्वार्टरली बेसिस के अंदर जून 2022 के अंदर 63,430, फिर थोड़ा सा ड्रॉप, फिर और थोड़ा सा ड्रॉप, फिर 62,962, फिर 59,490। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखेंगे तो यहाँ पे 24% था, जो कि ड्रॉप होकर 10% हुआ, फिर 7% हुआ, फिर 11% हुआ, फिर 8% हो गया। तो ये लगातार ड्रॉप होते जा रहा है प्रॉफिट मार्जिन्स। फिर मेन बात कर लेते हैं हम इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट यहाँ पे था 1218, यहाँ पे था 1519, यहाँ पे था 1768, यहाँ पे 1794, यहाँ पे 1825। तो इंटरेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। यहाँ पे 1200 करोड़ था, 1500 करोड़ हुआ, 1768 करोड़ हुआ, फिर 1794 करोड़, फिर 1825 करोड़। और प्रॉफिट अगर देखेंगे तो यहाँ पे जून 2022 वाले क्वार्टर के अंदर 7714, फिर बहुत बड़ा ड्रॉप 1297 का प्रॉफिट हुआ, फिर ये तो माइनस में था, लॉस में था ये वाला क्वार्टर। फिर मार्च 23 का क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था 1566 का, और अभी रिसेंट जो जून क्वार्टर गया उसके अंदर 525 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। ठीक है, लगातार गिरावट दिखती जा रही है। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं लास्ट 5 सालों का। दोस्तों अगर आपको नहीं पता अर्निंग पर शेयर्स क्या होता है तो आप आई बटन के ऊपर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अर्निंग पर शेयर क्या होता है, आप वो वीडियो देख के समझ सकते हो। मार्च 2019 के अंदर 87.75 का ईपीएस था। मार्च 20 के अंदर वो गिर के ऑफकोर्स कोविड की वजह से 11.86 हुआ, फिर ये बढ़ के वापस 63.78 का हुआ। मार्च 2023 तो बहुत बेहतरीन साल था, बहुत ही बढ़िया साल था, इसके अंदर 332.35 का अर्निंग पर शेयर हुआ। और मार्च 2023 के अंदर अगेन बहुत बड़ा ड्रॉप, और ये 7.17 का ही अर्निंग पर शेयर हुआ है कंपनी का। तो आप देख सकते हो 5 साल पहले एक शेयर के ऊपर अर्निंग हो रहा था, अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर के ऊपर अर्निंग हो रहा था 87 रुपीज का, और मार्च 2023 के अंदर वो अर्निंग हो रहा है 7.17 रुपीज का। चलिए 5 सालों का पीई भी देख लेते हैं। पी मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो। दोस्तों अगर आपको नहीं पता पीई क्या होता है, ऊपर आप आई बटन प्रेस करके चेक कर सकते हो, उसमें मैंने दिया हुआ है वीडियो का लिंक जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पीई क्या होता है। आप वो वीडियो चेक कर सकते हो और समझ सकते हो कि पीई क्या होता है। 2019 के अंदर पीई था 3.31, मार्च 20 के अंदर पीई था 5.71, मार्च 21 के अंदर पीई था -147.50, मार्च 22 के अंदर पीई था 4.31, मार्च 23 के अंदर पीई था 7.59। बट अब करंटली अगर कंपनी का पी देखेंगे तो करंटली कंपनी का पी है 88.60 का, और ये मैंने लिया था डेटा एज ऑन 14 अगस्त 2023 का, जबकि कंपनी का प्राइस चल रहा है 118.15। पी क्या लगता है आपको, ये बहुत ज्यादा है 88.60 एज कंपेयर टू जो हमने हिस्ट्री देखी जहां पे कंपनी का पी 3, 4, 5 और 8 के आसपास ही रहा है। और अगर करंट पी देखेंगे तो 88 का पी चल रहा है, विच इज टू हाई।
तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि मतलब ये पी बहुत ज्यादा है, तो इस हाई पी के ऊपर आपको स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? प्लीज मुझे कमेंट में बताओ। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी बहुत ज्यादा है। क्या आप ऐसी हैवी इंटरेस्ट पेइंग कंपनी का शेयर लेना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि ये कंपनी का शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछते हो तो मैं तो यही बोलूंगा कि कंपनी का अगर हिस्टोरिकल पी 3-4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7-8 रहा है, तो हमको तो इसके ही बीच का जो पी आता है तभी ही लेना फायदेमंद लगता है। 88 का पी बहुत हाई लग रहा है मुझे। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट के अंदर बता सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ नया जानने मिला है, कुछ सीखने मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट के द्वारा बता दें। थैंक यू।